नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट, हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। आजमगढ़ में महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य के बेटे की हत्या से सनसनी मच गई। उसके साथ ही उसको एक दिन पूर्व शाम को घर से नाश्ता कराने के लिए लेकर गए थे। आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद सुबह हंगामा हो गया। घर पर एसडीएम, सीओ समेत पुलिस फोर्स पहुंच गई और परिजनों को कार्रवाई का और सरकारी नौकरी का भरोसा देकर शांत कराया। आरोपी 2 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला मेहनगर थाना क्षेत्र के कटाई गांव का है, जहां पर चंपा देवी बीडीसी हैं। आरोप है कि उनके 14 वर्षीय पुत्र अमित गुण को उसके साथी दीपक व सुमित सरोज बहाने से घर से बुलाकर ले गए। घर से कुछ ही दूर पर सड़क किनारे मारपीट की गई और गला दबाकर हत्या कर दी गई। किसी प्रकार से परिजनों को इसकी सूचना मिली तो आनन फानन में अमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर घर पहुंचे। सुबह हत्या की खबर तेजी से फैली और लोगों की भीड़ घर पर जमा हो गई। लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। मौके पर पहुंचे अधिकारी लोगों को शांत कराने में लगे रहे। हालांकि पुलिस का मानना है कि हत्या की नियत से नहीं बुलाया गया था, बल्कि वहां तात्कालिक तौर पर छोटा मोटा विवाद हुआ, जिसमें मारपीट के बाद अमित की मौत हो गई। मेरे जेठ के लड़का का ने 3 दिन में लड़का के मरवाई थी। लाला मार के इन्हें नटे दाब के मार गई। लाला मर गई। हम फूल हॉस्पिटल दौड़ी आई तो उन्होंने रिफर फुल कह जाना 12 बजे सिया नहीं देखा नहीं होला खाली ऐसे नरिया तो ही कोई गावा नहीं होला लाऊ। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के जल्दीपुर गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने बीडीसी सदस्य के प्रतिनिधि को गोली मार दिया। घायल को आनन फानन में परिजन फूलपुर निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जनपद के पवई थाना क्षेत्र के जल्दीपुर गांव निवासी 45 वर्षीय अर्जुन यादव वर्तमान बीडीसी सदस्य के प्रतिनिधि हैं। उनकी भाभी बीडीसी सदस्य हैं। वह बीजेपी के पवई मंडल के उपाध्यक्ष भी थे, जिनकी पवई में पतंजलि की दुकान है। रोज की भांति अर्जुन यादव अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। गुरुवार शाम 8:30 बजे के लगभग जल्दीपुर गांव के पास जैसे ही पहुंचे थे, उसी दौरान बाइक पर अज्ञात बदमाशों ने तमंचा से ताबड़तोड़ सिर और सीने में गोली मार दी और मौके से असलहा लहराते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस से फूलपुर निजी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी रही। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक समेत कई आला अधिकारी पहुंचे। लगी अर्जुन यादव पुत्र बुधई और दुकान उनकी पवई में है पतंजलि की। वहाँ से वो चले लगभग 8 बजे करीब होगा समय। वहाँ से 3 बाइक सवार थे लोग, जो देखे वहाँ घटनास्थल में गोली मारी गई। गोली एक सामने से लगी, एक पीछे से लगी और तुरंत गिर पड़े। और हमको जानकारी, हम तो घर पर थे, लेकिन जानकारी हमको जो है एक दूसरे के माध्यम से कि जो सड़क राहगीर जा रहा था उससे मिली और वो जो है तुरंत हमको बताया कि एक गोली से लथपथ है। उसके बाद हम लोग तुरंत वहाँ गए। उसके बाद एम्बुलेंस से अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लिया गया। तो यहाँ आने में इलाज के दौरान कुछ मौत हुई, कैसे क्या हुई? नहीं, इलाज के दौरान डॉक्टर साहब देखे, उसके बाद बोले कि यहाँ से वहाँ। तो कहाँ एक्सपायर हो गए? एक्सपायर वहाँ फूलपुर बताया वो। फूलपुर। भारतीय जनता पार्टी पवई मंडल के उपाध्यक्ष अर्जुन यादव, जिनकी भाभी वहाँ जल्दीपुर गांव की क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, उनकी 8:30 बजे के बीच में 2 अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। अभी अपराधियों का पता नहीं चल पाया है वो कौन लोग हैं। पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है। जिलाध्यक्ष जी ने भी वार्ता किया है पुलिस अधीक्षक से। मौके पर पुलिस की पूरी तैनाती है और लोग लगे हुए हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए। ये बहुत ही निर्मम हत्या है।
अर्जुन यादव हम लोग की पार्टी का सिपाही था। पार्टी की सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाता था और पार्टी के लिए हर समय खड़ा रहता था। उसकी हत्या से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और जितना हो सकेगा इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने पर ही हम मानेंगे और यही नहीं, इनके परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि चुनाव आते ही जो है कि अपराधी बेखौफ घूमने लगे हैं? आपकी ही सरकार में जो है कि जो अपराधियों को नकल कसी जा रही है, यहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत सारे अपराधियों पे नकेल कसा गया है, बहुत सारे पे अभी कसना बाकी है। हो सकता है ये उनमें से हों जो अपराधियों में नकेल कसना बाकी रह गया हो। जो लोग भी हैं, मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आप लोग भी देखेंगे कि ऐसी कार्रवाई आप लोगों के भी संज्ञान में आएगी कि बहुत कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हुई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बदमाशों ने अर्जुन यादव को 2 गोली मारी है, जहां 2 खोखा भी बरामद हुआ है। जनसेवा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग अर्जुन यादव का पीछा करते हुए देखे गए। मामले में छानबीन कर बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में जब वो एक बीडीसी के मेंबर जो कि एक दुकान भी करते थे पतंजलि स्टोर की, वो उनकी गोली मार दी गई थी। बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो मौके पर छानबीन करने में पता चला है, 2 लोग सीसीटीवी कैमरे में, वहाँ जो एक जन सेवा केंद्र का सीसीटीवी कैमरा है, 2 लोग उनके पीछे जाते हुए देखे गए थे। उनके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। घर वालों से बात हुई है, आज उनके जो मित्रजन हैं उनसे बात हुई है। फिलहाल कोई रंजिश उनकी किसी भी तरह की, ना तो पारिवारिक रंजिश ना ही चुनाव संबंधी रंजिश कोई सामने आई है। सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा है और बाकी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। बहुत जल्दी इस केस को वर्कआउट करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। बामसेफ DS4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 14वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय पर मनाई गई। इस अवसर पर बसपा सांसद संगीता आजाद, विधायक अरिमर्दन आजाद व पूर्व विधायक विद्या चौधरी आदि ने कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कांशीराम साहब दलितों शोषितों के मसीहा थे। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के लिए जीवन पर्यंत काम किया। कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर बसपा जनों ने संकल्प लिया कि कड़ी मेहनत करके 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बसपा सुप्रीमो मायावती को फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सब लोग यहाँ माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाने 14वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि 2022 में एक बार फिर हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज कार्यक्रम कार्यकर्ताओं क्या संदेश, क्या मैसेज? दूरी का पालन करिए भाई आप लोग, सम्मानित। आज के दिन कार्यकर्ताओं से यही हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि आज के दिन आप सभी लोग संकल्प लें कि हम सब लोग एक बार फिर उसी तरह से मेहनत करेंगे जिस तरह से हमने 2007 में मेहनत की थी और उसके पहले ही मेहनत की थी, कि सभी लोग एक मेहनत करके एक बार फिर हम लोग 2022 में फिर हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपए एवं उससे अधिक लागत के सड़कों को छोड़कर अन्य निर्माण कार्य एवं नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण, ODR, MDR, राज सड़कों का निरीक्षण और सेतु निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा थाना रानी की सराय में 48 क्षमता का बैरक एवं 1 विवेचना कक्ष का निर्माण, थाना महनाजपुर में 40 क्षमता का बैरक व 1 विवेचना कक्ष का निर्माण, VVPAT गोदाम का निर्माण, EVM गोदाम का निर्माण, CSC कुशल गांव व लाटघाट का निर्माण, CSC लालगंज में 100 शैय्या चिकित्सालय का निर्माण, विकासखंड महाराजगंज में भैरव बाबा स्थल का पर्यटन विकास कार्य, विकासखंड पलना के ग्राम मियाँपुर वासदेवा में वृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण, आवासीय तहसील मार्टिनगंज का निर्माण कार्य,
पीएससी छाऊ मोहम्मदपुर का निर्माण, राजकीय पॉलिटेक्निक मकरामा अतरौलिया, राजकीय पॉलिटेक्निक हिली में महिला छात्रावास का निर्माण, दुर्गाजी होम्योपैथिक कॉलेज चंद्रेश्वर में पार्किंग, औषधि भंडार, म्यूजियम हॉल व बाउंड्री वार्ड के निर्माण कार्य आज की समीक्षा की गई। अधिकारी ने उक्त निर्माण कार्यों के कार्यदायी संस्था निर्माण खंड 5 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण इकाई वाराणसी आजमगढ़, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग UPRNSS आजमगढ़ को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त निर्माण कार्यों को दिए गए निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने उक्त कार्यदायी संस्थाओं जिनका परियोजना के निर्माण कार्य का माइल स्टोन लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण नहीं है, उनको चेतावनी देने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया कि माइल स्टोन को समय से पूर्ण करने के लिए मैन पावर बढ़ाकर निर्माण कार्यों को पूरा करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशलगांव व लाटघाट के निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने उक्त संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि अभी तक जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा NOC लेने के लिए फाइल प्रस्तुत नहीं किया गया वे तत्काल फाइल प्रस्तुत करें। बैठक में जिलाधिकारी ने PWD के एक्सियन को निर्देश दिए कि शहर के आसपास जो सड़कें गड्ढा युक्त हैं उन्हें इस माह के अंत तक पूर्णतः गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही रेलवे ब्रिज से सर्किट हाउस मार्ग को दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण तथा मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बृहस्पतिवार की देर शाम उनके कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि आजमगढ़ शहर के अंदर ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी आदि को अव्यवस्थित ढंग से पार्किंग किए जाने से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति से निजात पाने के लिए परिवहन से संबंधित संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समुचित समाधान निकाला जाए। बैठक में मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि नगरपालिका क्षेत्र आजमगढ़ में पूर्व से स्थापित ऑटो रिक्शा स्टैंड को नगरपालिका द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि सभी स्थापित ऑटो रिक्शा स्टैंड को तत्काल नगरपालिका द्वारा वैध रूप से संचालित किया जाए, अन्यथा आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर सीमा में चलने वाले एवं अन्य क्षेत्र में चलने वाले परमिट प्राप्त ऑटो रिक्शा की पहचान हेतु उसे अलग अलग रंग का कराए जाने तथा उस पर पट्टी डाले जाने हेतु संबंधित संघ, परिवहन, पुलिस, नगरपालिका शीघ्र बैठक कर निर्णय ले ताकि चेकिंग में आसानी हो। मंडलायुक्त श्री पंत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के लिए मरीज एवं वहां के स्टाफ के आवागमन में हो रही दिक्कतों के दृष्टिगत क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज को तत्काल बसों का संचालन करने का निर्देश दिया, जिस पर RM ने तत्काल सहमति देते हुए कहा कि आजमगढ़ रोडवेज से प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा वहां से शाम 4 बजे आजमगढ़ के लिए बस चलेगी। बैठक में मंडल के तीनों जनपदों में कतिपय रूट पर प्राइवेट बसों के संचालन की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर चर्चा के दौरान पाया गया कि मऊ एवं बलिया जनपद में जिन मार्गों पर संचालन के परमिट हेतु आवेदन किया गया उस पर रोडवेज की बसें पहले से ही संचालित हैं, जबकि आजमगढ़ में प्रस्तावित 2 रूट्स पर रोडवेज की बसें संचालित नहीं हैं। इस पर मंडलायुक्त ने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रस्तावित रूट का मुआयना कर ब्लैक स्पॉट आदि देख लें तथा 1 सप्ताह के अंदर वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने निर्देश दिया कि प्राइवेट बसों को जिस रूट पर संचालन का परमिट दिया गया है सुनिश्चित करें कि परमिटेड बसें उसी रूट पर चलें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बसों को जितनी दूरी का परमिट दिया गया है उससे अधिक दूरी का संचालन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। ऐसी बसों पर अनुमन्य दूरी स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 वर्गों में विवाद हो गया। वर्ग विशेष के लोगों ने चौरसिया व गुप्ता समाज के लोगों पर बीते 7 अक्टूबर की रात लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में विवेक गुप्ता, राजेश चौरसिया, सुभाष चौरसिया, राम विनय चौरसिया व अर्चना देवी घायल हो गईं, जिनमें से राजेश की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ितों का आरोप है कि जब इसकी लिखित शिकायत अतरौलिया पुलिस को दी गई तो वहां SI ने मामूली धारा में केस दर्ज किया।
पीड़ितों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद सीओ बूढ़नपुर व एसओ अतरौलिया मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की बजाय हम पीड़ितों के साथ ही अभद्रता किए। थाने पर सुनवाई न होने पर पीड़ितों ने शुक्रवार के दिन पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। के बाद आए और हम लोग अपने परिवार को खाना दिए और खाना वो लोग खा रहे थे, अचानक हमला किए और अंदर से जेंट्स लोग को घिसराते हुए ले गए। हम लोग पीछे से गए छुड़ाने के लिए, उन लोग को तो मार के सब रोड पे गिरा दिया। हम लोग गए छुड़ाने के लिए, तब तक हम लोग को भी मारने लगे, गाली, इतने गंदी गंदी गाली सब देने लगे हम लोग को। हम भी हमारी इज्जत पे भी हाथ डाले हैं। कपड़ा मेरा फटा था, अतरौलिया थाने पे मैं दिखाई तो बोल रहा है कपड़ा फटने का नहीं लिखाएगा, चमड़ा फटने का लिखाएगा। तो हमें न्याय चाहिए। वो अपने हम लोग का माखन सिंह हम लोग को हॉस्पिटल भेज करके वो अपने तरीके से रिपोर्ट बनाया। वो अपने तरीके से रिपोर्ट बना के अपने पास रखा। आपकी तहरीर पे जो आप लोग तहरीर लिखी थी वो तहरीर नहीं लिखी गई? नहीं, वो दबा, जब हम लोग का जो कहना चाहते थे, वो हमारे परिवार के जो कहना चाहते थे उसको दबा दे रहे थे लोग। अच्छा, जो मारने वाले हमें न्याय चाहिए, उन लोग को सजा चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए और हम लोग को सजा चाहिए। पुलिस जो कार्रवाई करे उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं वो तो कर रहे हैं, चमड़ी फटेगी तभी। चमड़ी फटेगी तभी। इज्जत पे हाथ डाला है। हाँ, धारा लगाइए उस पे सर। पीड़ितों ने मांग किया कि एसओ अतरौलिया पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में सीओ सिटी राजेश तिवारी ने पीड़ितों से ज्ञापन लेकर उन्हें न्याय का भरोसा दिया। अतरौलिया के लोग, जैसा कि देख रहे हैं आप, ज्ञापन मेरे हाथ में ही है। इन लोगों का है कि इन लोगों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। इसमें इनका ये मत है कि पुलिस ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है। तो मैं इन्हें आश्वस्त करता हूँ कि प्रॉपर पुलिस एक्शन लेगी और जो भी इनके खिलाफ जैसे इसमें कर रहे हैं दर्ज हुई ऑलरेडी, पुलिस ने एक्शन लिया है और जो कमी होगी उसको और दूर किया जाएगा, इनके साथ न्याय होगा।